अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। Today we are going to study about the treatment of coronary artery disease. Coronary artery disease में, as you remember from your previous lecture, it included stable angina, unstable angina, variant angina, myocardial infarction, and in the previous lecture we have discussed about the pathophysiology and causes, clinical features of coronary artery disease. Today we will study the treatment of stable angina, unstable angina and myocardial infarction. तो स्टेबल एंजाइना में क्या क्लिनिकल फीचर्स थे, क्या होता था? पेशेंट एक्सपीरियंस करता था चेस्ट पेन, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी सिवेरिटी प्रिडिक्टेबल थी। पेशेंट जब इंक्रीज फिजिकल वर्क करता था, जब स्ट्रेस लेता था, इमोशनल अपसेट में जाता था, तो देन ही और शी एक्सपीरियंस द सिम्टम्स ऑफ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ स्टेबल एंजाइना। तो वो प्रिडिक्टेबल था। तो उसका क्या ट्रीटमेंट हम करते हैं? उसकी मेजर कॉज क्या थी? एथ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी रीजन जिससे ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड में इम्बैलेंस आता है। कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो जाती है और जितना ब्लड उसको प्रोवाइड, ब्लड इज इक्वल टू ऑक्सीजन, ठीक है, ब्लड से ही ऑक्सीजन जानी है। तो कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड अगर ज्यादा हो जाती है और उसके लिहाज से कॉर्नरी आर्टरीज में कोई बीमारी नहीं है, कोई एथेरोमा नहीं है, लेकिन कार्डियक डिमांड बढ़ गई है, तो भी देयर इज इम्बैलेंस, ठीक है। whenever the balance will be disturbed it can result into the features of angina and MI, ठीक है। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देंगे सबसे पहले पेशेंट को। ये क्या करती है? इट इज आर्टीरियोलर एज वेल एज वीनस डायलेटर, बोथ आर्टरीज को, वेन्स को डायलेट करती है। उससे क्या होता है? ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम इंक्रीजेस। एक जगह का आप डायमीटर बढ़ा देंगे तो उसमें ब्लड फ्लो, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। तो when we will increase the diameter of arteries, coronary arteries, it will result into increased blood flow to the myocardium, ischemia will be relieved, ठीक है, blood supply will be increased and the ischemic pain will respond. तो सबलिंगुअल नाइट्रेट जो है वो हम कितनी डोजेस में दे सकते हैं? 3 डोजेस तक दे सकते हैं। 3 to 5 मिनट्स के वक्त से टेबलेट एनजीसेड होती है, ANGISED टेबलेट एनजीसेड 20 mg की टेबलेट होती है। 1 सबलिंगुअल, एक गोली जुबान के नीचे रखते हैं, उसको 2 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं, यानी टोटल ऑफ 3 डोजेज आप दे सकते हैं। अगर उस पे पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता 10 से 15 मिनट में, तो वी शुड रश टू द मेडिकल इमरजेंसी। पेशेंट में हैव अ मायोकार्डियल इंफार्क्शन दैट नीड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। और मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी है तो रास्ते में आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आ जाए नाइट्रोग्लिसरीन इज अ वीनस एंड आर्टियोलर डायलेटर, ठीक है, तो कैल्शियम चैनल प्रॉपर। अच्छा, नाइट्रोग्लिसरीन में भी रिपीटेड आफ्टर 3 to 5 मिनट्स, ठीक है। 3 डोजेस तक हम दे सकते हैं। इसके अलावा जो पेन इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, पेशेंट को इमरजेंसी में लेके जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोमिंट बकल स्प्रे भी आता है नाइट्रोमिंट के नाम से, बट टेबलेट इज मोर कन्वीनियंट एंड मोर वाइडली यूज्ड इन द कम्युनिटी। एनी हाउ नाइट्रोमिंट के नाम से बकल स्प्रे भी आता है, जिसको आप 1 से 2 पफ जो है वो बिलो द टंग स्प्रे भी कर सकते हैं। तो दैट इज अनदर मोडालिटी of giving nitroglycerin in stable angina। तो पहली चीज तो ये है कि आपने एंजीसाइड देनी है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आपने उसको मेडिकल इमरजेंसी में ले जाना है। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं इस तरह इसमें।
ठीक है जी। तो अब जो है फ्यूचर अटैक्स की प्रिवेंशन के लिए हमने क्या करना है कि एंजाइना के ऐसे अटैक्स हों ही ना। इन द लॉन्ग रन ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम इंक्रीजेस और द वर्कलोड ओवर द हार्ट डिक्रीजेस। दोनों चीजें काम करेंगी। अगर हम हार्ट पे वर्कलोड डिक्रीज करेंगे तो उसे ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए ही कम। कॉर्नरी आर्टरीज विल बी एबल टू प्रोवाइड दैट। और या हम ब्लड फ्लो बढ़ा दें तो दोनों चीजें काम करेंगी। ठीक है। अच्छा, अब प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर अटैक्स में हम क्या दे सकते हैं? एक तो नाइट्रेट्स ही दे सकते हैं, दूसरा बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर का क्या रोल था? दे डिक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड दे डिक्रीज द कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन फोर्स। ठीक है। एंड दे डिक्रीज द हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को भी कम करते हैं और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है कार्डियक मसल्स की उसको भी कम करते हैं। इन दोनों तरीकों से क्या होता है? वर्कलोड ओवर द हार्ट डिक्रीजेस। तो कार्डियक वर्कलोड डिक्रीज होगा, उसको ब्लड सप्लाई कम चाहिए होगी, तो कॉर्नरी आर्टरीज वो प्रोवाइड कर देंगी, तो इस्कीमिया नहीं होगा, स्टेबल एंजाइना एमआई नहीं होगा। ठीक है। तो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये सब चीजें क्या करती है? ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम इंक्रीज करती है और फ्यूचर अटैक्स ऑफ इस्कीमिया को प्रिवेंट करती है। इसके अलावा एस्पिरिन सारे पेशेंट को देनी होती है। ठीक है। लिपिड लोअरिंग ड्रग्स या एस्पिरिन, और लिपिड लोअरिंग ड्रग्स में क्या आता है? स्टैटिन्स आती हैं। वो हम क्यों देते हैं? बिकॉज ये जो हमारे ब्लड में हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है या हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया है, दे इंक्रीज द साइज ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। लिपिड लोअरिंग ड्रग्स जो है वो लिपिड्स को कम करती हैं बॉडी में, जो कि एक्स्ट्रा लिपिड्स होती हैं, और उनको एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक का जो साइज है उसको कम करती है। ठीक है। लेकिन अगर वो कैल्सिफाइड हो चुका है और बहुत ज्यादा डैमेज कर चुका है तो फिर उसके लिए इतनी इफेक्टिव नहीं होती। जो थोड़े सॉफ्ट प्लेक्स होते हैं वो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। तो एस्पिरिन का क्या रोल है? एस्पिरिन थोड़ा सा ब्लड थिनिंग करती है, और थिन ब्लड आपको पता है उसका फ्लो अच्छा होता है। तो एस्पिरिन जो है पेशेंट को अगर एमआई भी हो रहा हो तो 300 mg एस्पिरिन फौरन उसको जो है वो देनी चाहिए। ठीक है। ताकि एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है उसका, एंटी कोगुलेंट इफेक्ट होता है, ब्लड थोड़ा थिन होके उसकी ब्लड सप्लाई बेहतर होती है। लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर तो हो सकता है। बेटा पेशेंट की जान बचानी है, गैस्ट्रिक अल्सर को देखना है। ठीक है। हर पेशेंट को तो गैस्ट्रिक अल्सर नहीं है ना, वो तो बहुत थोड़ा से ग्रुप है, और एक स्टैट डोज से तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो वो बात की बातें, ये लाइफ सेविंग चीजें होती है, इसमें ये नहीं सोचते। ठीक है कि साइड इफेक्ट क्या होगा। एस्पिरिन और लिपिड लोअरिंग ड्रग्स। लिपिड लोअरिंग ड्रग्स में स्टैटिन है, सिम्वास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन और लिपिगेट, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो ये सारी जो मेनस्टे है फ्यूचर अटैक्स प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा एक चीज है रिवास्कुलराइजेशन। क्या हम मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई जो है वो किसी प्रोसीजर के थ्रू परमानेंटली इंक्रीज कर सकते हैं? कोई ऐसा परकुटेनियस प्रोसीजर है या कोई ऐसी सर्जरी है जिससे हम मुस्तकिल तौर पे जो उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ है उसमें मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई को कोई और तरीके से एड करके उसको इंक्रीज कर दें? तो उसके दो वेज हैं। नंबर 1 पीटीसीए, नंबर 2 कैबेज। ठीक है। लेकिन इसकी इंडिकेशन होंगी, ये नहीं कि हर पेशेंट जो जरा सी चेस्ट पेन के साथ आएगा उसकी हम एंजियोग्राफी करके उसको ये प्रोसीजर ऑफर करेंगे। ठीक है। जिनके अंदर इंडिकेशन है, इंडिकेशन क्या है? पेशेंट्स विद अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है। वो एमआई होने वाला है उसको, तो बजाय इसको कि एमआई होके उसको ट्रीट करें, उसको पहले ट्रीट करें। ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स को, और वो पेशेंट जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट जो है इफेक्टिव नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट एडिक्वेट वो ले रहे हैं, इसके बावजूद वो सिम्टोमेटिक है, इसके बावजूद उन्हें इस्केमिक अटैक्स आते हैं, पेन होती है, तो उनको, या एमआई के बाद पेशेंट को सिम्टम्स है, पेशेंट एमआई के बाद स्टेबल नहीं है, पेशेंट को सिम्टम्स है, उसको भी आप कर सकते हैं। तो इसकी जो इंडिकेशन जब होंगी तो तब हम करेंगे, उसके अलावा नहीं। ठीक है। तो वो हम क्या कर सकते हैं? पीटीसीए, परकुटेनियस ट्रांसलुमिनल कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी का क्या मतलब है कि हम सिर्फ कंट्रास्ट लेके तो एक्सरे पे वेसल्स को देखते हैं, एंजियोग्राफी। ठीक है। और प्लास्टी क्या मतलब है कि हम उसमें कोई प्रोसीजर करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोसीजर, दैट इज कॉल्ड प्लास्टी। तो पीटीसीए इज परकुटेनियस ट्रांसलुमिनल कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी। ये जो है पहले ज्यादा ये फेमरल आर्टरी से की जाती थी, लेकिन अब टेक्निक्स और एडवांस है, तो ये रेडियल आर्टरी से की जाती है। हैंड को जो है वो लोकल एनेस्थेटिक लगा देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद रेडियल आर्टरी से जो है वो कैनुला पास करते हैं और गाइड वायर पास करते हैं, और एओर्टा से कॉर्नरी आर्टरी में पहुंच के वहां पे पहले कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, आगे पिक्चर्स हैं, फिर ऑब्स्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नजर आ जाती है। ठीक है। फिर अगर 3 से कम ऑब्स्ट्रक्शन है, और ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन है जिनमें स्टेंटिंग हो सकती है, ये नहीं कि किसी कर्व पे है या किसी जहां पे वेसल जो है वो टर्न ले रही है वहां पे तो स्टेंट नहीं पास कर सकते,
तो अगर सूटेबल है तो 2 या 3 स्टेंट जो है वो डाल सकते हैं। इससे ज्यादा वेसल्स ब्लॉक है तो फिर कैबेज होता है, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो पहले हम पीटीसीआई को देख लेते हैं कि उसमें हम कैसे करते हैं। तो इस तरह से एओर्टा में कॉर्नरी आर्टरी, ये ब्रेकियल आर्टरी ऑब्वियसली एओर्टा तक ही जा रही है ना, ठीक है, इसके थ्रू आके एओर्टा से कॉर्नरी आर्टरी में आके पहले कंट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे और इस तरह हमें जो है वो पिक्चर नजर आ जाएगी कि यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन है, ऐसी जगह कॉन्स्ट्रिक्शन है जिसको स्टेंटिंग से कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये देखिए स्टेंटिंग के बाद ओपन अप हो गई तो अब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया। ये कंट्रास्ट के जरिए हम देख रहे हैं ना, ये कंट्रास्ट जो है वो हमें फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस में हमें दिखा देता है कि वेसल का इंटरनल डायमीटर कितना है, क्योंकि ये रेडियो फ्लूसेंट होता है। अच्छा जी, तो गाइड वायर के जरिए वहां पे जाते हैं, स्टेंट जो है वो एक बैलून के ऊपर लोड किया जाता है। ठीक है, जब रिक्वायर्ड जगह, ये अब यहाँ पे नैरोइंग है, ये फाइब्रोफैटी प्लैक है, इसने जो है वेसल की ल्यूमेन को कम किया हुआ है। तो गाइड वायर हम उसके ऊपर बैलून, उसके ऊपर स्टेंट यहाँ तक पहुंच गए, तो अब जो है वो बैलून इन्फ्लेट कर दिया जाएगा बाहर से 5 cc की सिरिंज से, 5 cc में एयर डाल के तो पाइप से एयर उसमें इंजेक्ट करते हैं तो वो अंदर इन्फ्लेट हो जाता है, क्योंकि ये सारा अंदर से कनेक्ट है। बैलून इन्फ्लेट होगा तो ओवरलाइन जो स्टेंट है वो ओपन अप हो जाएगा। जब वो ओपन अप हो जाएगा, इट विल प्रेस ऑन टू द वॉल्स ऑफ दिस फाइब्रोफैटी प्लैक एंड इट विल इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द वेसल। ठीक है, तो स्टेंट को फिर ये स्टेंट को उधर ही छोड़ के बाकी जो ऑपरेटर्स है हम विड्रॉ कर लेंगे, तो ये स्टेंटिंग होगी। ठीक है, तो 2-3 वेसल, 3 अप टू 3 वेसल्स में ये हो सकती है, 4-5 में नहीं हो सकती, 3 वेसल्स तक हो सकती है। 3 ऑब्स्ट्रक्शन हो तो स्टेंटिंग होती है, 3 से ज्यादा ब्लॉकेज है, 4th वन भी है, कोई ब्लॉक है, कोई और ब्रांच भी कॉर्नरी आर्टरी की, राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, फिर उनकी ब्रांचेस है जो पूरे कार्डियक जो है वो उसको मसल्स को सप्लाई कर रही है। तो 3 से ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस हैं तो फिर कैबेज होता है, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कितने टाइम तक स्टेंटिंग की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन फिर उसके बाद देखिए ना जिस चीज ने उसको कॉज किया है, व्हाट अबाउट दिस फाइब्रोफैटी प्लैक। ठीक है, ये जिस वजह से बना था, जो हमने मॉडिफाइएबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर डिस्कस किए थे, उनको अगर आप कंट्रोल कर लें तो आपके जो हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स हैं और पैथोफिजियोलॉजी है वो ही बेहतर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल उसी तरह कंटिन्यू रखेंगे तो फिर तो नई नई डिजीज भी बनती जाएगी ना। ठीक है, और इसका इन्फेक्शन और ब्लॉकेज वो अपनी जगह, कॉम्प्लिकेशन स्टेंट की अपनी जगह। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप बाकी चीजों को जो है वो मेडिकेशन प्रॉपर लें, ठीक है, और बाकी जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको एड्रेस करें तो बहुत बेहतरी हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, कैबेज। कैबेज क्या है, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। बाईपास किसे कहते हैं, शहर है, रशी एरिया है, उसमें ट्रैफिक है, उसमें से हम गुजरेंगे, हमें टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं कि बाहर बाहर से एक रास्ता बना लेते हैं जो शहर के रश और ट्रैफिक को बाईपास कर देते हैं। ठीक है, ट्रैफिक को आप ऑब्स्ट्रक्शन समझ लें, उसको हम बाईपास कर लेते हैं कि एक हमने जिस भी दूर डिस्टेंस पे जाना है तो हम उस रशी एरिया को, यहाँ से हम शुरू होंगे और ऐसे करके हम उस रशी एरिया को बाईपास करके बाहर से निकल जाएंगे, उसे क्या कहते हैं, बाईपास, जिसको हम सब जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है कॉर्नरी आर्टरी में, इसको हमने इस ऑब्स्ट्रक्शन को हमने बाईपास करना है। वो कैसे कि या तो हम लीमा लेंगे, जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनमें लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी जो कि बैक ऑफ द चेस्ट वॉल पे ब्लड सप्लाई कर रही होती है, उसको केयरफुली वहां से मोबिलाइज करके, ये नहीं कि मोबिलाइज करते हुए उसको कोई डैमेज नहीं करना, वो एओर्टा से निकल रही होती है और उसको केयरफुली मोबिलाइज करके इस जो ब्लॉकेज है इसके आगे ग्राफ्ट कर देते हैं, एनास्टोमोसिस कर देते हैं। तो अब यहाँ एओर्टा से डायरेक्ट ब्लड सप्लाई यहाँ कॉर्नरी आर्टरी में आएगी, हार्ट को जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो बाईपास होगी, ऑब्स्ट्रक्शन अपनी जगह पड़ी रही और यहाँ पे बाईपास होके यहाँ पे हमने नई ब्लड सप्लाई जो है। मैम जी बेटा, मैम ये रेडियल आर्टरी से यहाँ कोरोनरी आर्टरी तक जाना, ये जो तार है ये इधर उधर नहीं चली जाती? नहीं बेटा, इधर उधर नहीं जाती, उधर इतना ही लंबा काम सफर? हाँ जी, उसने क्यों जाना है बेटा, इधर उधर नहीं जाती इधर उधर। ठीक है, बहुत सॉफ्ट वायर होती है ना गाइड वायर, ये कोई मेटालिक वायर थोड़ी होती है कि जो पियर्स कर दे वेसल को। ठीक है, तो ये स्पेशल मटेरियल होता है और ये जिधर जाना चाह रहे हैं इसको, ये उधर ही जाती है। ठीक है, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। मैम कैमरा इंसर्ट करते हैं साथ इसके कैथेटर? नहीं बेटा, वो ऊपर से फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस, बड़ी सी स्क्रीन होती है,
आप जो है ना वीडियो देखें एंजियोग्राफी की, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एंजियोग्राफी की वीडियो देखें आप, या पीटीसीए लिख के उसकी वीडियो देखें, ठीक है। बड़ी सी स्क्रीन होती है फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस में, यहाँ पे पहुंच के ना आपने कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं आप, ठीक है। आप कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, वो आपके ब्लड वेसल्स में चला जाता है, ब्लड वेसल एक्सरे पे नजर आना शुरू हो जाती है, तो कॉर्नरी आर्टरीज भी नजर आना शुरू हो जाती है कि उनमें कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो पीटीसीए और कैबेज में आप क्या करते हैं, ज्यादा सुटेबल है लीमा लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, क्योंकि आर्टरी है, आर्टरी का ब्लड सप्लाई हमेशा अच्छा होगा, आर्टरी की वॉल्स अच्छी होती है, मस्कुलर होती है, आर्टरी जो है वो ज्यादा देर तक पेटेंट रहती है, ग्राफ जो है वो ज्यादा देर तक सक्सेसफुल रहता है। इसकी 10 साल बाद भी आप एंजियोग्राफी करेंगे तो 90% चांसेस है कि ये पेटेंट ही होगा, खुला हुआ होगा। लेकिन हर बंदे में ये नहीं लग सकती, क्यों, स्मोकिंग लोग बहुत करते हैं, तो ये जो है खराब हो जाती है यंग पेशेंट्स में भी। अगर किसी में ये इसमें ब्लड फ्लो कम है तो फिर तो इसको लगाने का फायदा नहीं है, ब्लड सप्लाई तो बढ़ानी है, और अगर इसमें ब्लड फ्लो कम है तो फिर इसको लगाने का फायदा नहीं। फिर क्या लगाएंगे, सेफिनेस्ट्रीन, जो कि लेग से निकालेंगे, तो लेग पे भी इंसिजन दिए जाएंगे, ठीक है। उसका एक तरफ से जो है वो उसको एओर्टा के साथ लगाएंगे और दूसरी तरफ से हम जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको बाईपास करते हुए उससे आगे लगाएंगे, ठीक है। एक तरफ से इधर ग्राफ्ट करेंगे और एक तरफ से इधर ग्राफ्ट करेंगे, एक एनास्टोमोसिस यहाँ बनेगा और एक एनास्टोमोसिस यहाँ बनेगा, ठीक है। बहुत सेफ है, बट सर्जरी इज ऑलवेज अ सर्जरी, कभी भी अनइंडिकेटेड सर्जरी नहीं करानी चाहिए, सर्जरी बहुत सोच समझ के सेकंड ओपिनियन लेके फिर करानी चाहिए, खास तौर पे मेजर सर्जरी, ठीक है, क्योंकि सेफर से सेफर सर्जरी में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि सर्जरी तो सर्जरी है ना, ठीक है। उसमें ये ग्राफ यहाँ से हिल जाए, वैसे बाईपास की कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कम देखने में आती है, लेकिन 3 to 3% रिस्क है डेथ का नॉर्मल पेशेंट्स में, जिनका हार्ट अच्छा होता है। फिर जिनका हार्ट जितना फिर डैमेज होता है उस लिहाज से फिर रिस्क ज्यादा होता है। अच्छा, समझ आ गई आपको दोनों प्रोसीजर्स की? तो ये हमारे रीवास्कुलराइजेशन प्रोसीजर है, हम ब्लड सप्लाई को, मेडिसिन को पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या मरीज जो है इन स्पाइट ऑफ टेकिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, इवन देन पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, फिर भी उसके सिम्टम्स रिलीव नहीं होते, ही और शी एक्सपीरियंसेस चेस्ट पेन एंड अदर डिस्कम्फर्ट या जो भी क्लिनिकल फीचर्स हैं उसके वो उसको आते हैं, तो फिर उसकी हम ये रिवास्कुलराइजेशन नहीं बेटा, ऐसी बात मैम ये जो बाईपास होता है इसमें तो हार्ट मुसलसल मूवमेंट में होता है, तो किस तरह से वो वास्कुलर सर्जन उसको टांका लगाता है? टांका लगाते हैं। मैम वो अच्छा, के पेशेंट्स की तो हार्ट में मतलब आर्टरीज वगैरह में कैल्शियम की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। बेटा डायबिटीज में जो है वो वेसल्स का स्ट्रक्चर बहुत खराब होता है और वो टॉर्चुअस बहुत होती हैं, लेकिन उन्हीं में तो ज्यादा ये मसले होते हैं, ठीक है। डायबिटीज इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ग्राफ्टिंग, डायबिटीज का मसला नहीं है, वही तो ज्यादा ये काम करता है। अच्छा जी, ट्रीटमेंट ऑफ अनस्टेबल एंजाइना। अब नेक्स्ट क्या चीज है हमारी, अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना क्या था, जिसकी सिवेरिटी, जिसकी फ्रीक्वेंसी टाइम गुजरने के साथ ज्यादा से ज्यादा होती चली जा रही थी। पेशेंट एक्सपीरियंस करता था चेस्ट पेन किसी भी टाइम, उसका ना कोई इमोशनल स्ट्रेस, मिनिमल इमोशनल स्ट्रेस लेने से और इवन रेस्ट पे भी हो जाता था, और मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी, रूटीन फिजिकल एक्टिविटी पे भी हो जाता था, और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर थी, और पेशेंट की जो नॉर्मल एवरीडे लाइफ है वो भी वो कंटिन्यू करने के काबिल नहीं था इस अनस्टेबल एंजाइना की वजह से। फिर इसका डायग्नोसिस और ईसीजी हम सब ने देखा कि इसमें जो है ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई पॉजिटिव नहीं होते, वो नेगेटिव होते हैं, कार्डियक एंजाइम्स हमेशा नेगेटिव होते हैं। ईसीजी चेंजेस जो है वो एसटी डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर ईसीजी नॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, हॉस्पिटलाइजेशन, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट। बेड रेस्ट क्यों हम करना चाहते हैं, एक पेशेंट है उसको इस्कीमिया हो रहा है, तो अगर हम उसको बेड रेस्ट पर डालेंगे तो उसका मायोकार्डियल जो है वर्कलोड और ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, बजाय इसके कि वो चलता फिरता रहे या ड्राइव करता रहे, तो उसकी बजाय अगर वो बेड रेस्ट पे होगा तो उसका वर्कलोड जो है कम होगा हार्ट पे, और उसकी वजह से उसकी कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, ठीक है। तो दैट विल रिलीव इस्कीमिया। और सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हाइपोक्सीमिया, अगर किसी पेशेंट में 90, कुछ कहते हैं कि 93 से कम जो है ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन का वो कम है, और कुछ लोग कहते हैं कि 90 से कम होने को हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं, लेकिन एनी हाउ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे जहां पे भी 90 या उससे कम ऑक्सीजन सैचुरेशन होगी। नॉर्मल क्या होती है 97, 96, 98। सिडेशन इफ एंजाइटी, पेशेंट को बहुत एंजाइटी होती है, ठीक है, एंजाइटी भी कार्डियक वर्कलोड और पैल्पिटेशन ये सब चीजें करती है। एंजाइटी को एलिविएट करना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, टैबलेट ज़ैनेक्स, ठीक है, एंजियोलिटिक है सिडेशन,
होती है उसमें एंजियोलिटिक है 0.5 मिलीग्राम टैबलेट जेनिक्स XANEX जो नींद की गोली होती है XANEX टैबलेट जेनिक्स 0.5 mg वो दे सकते हैं, या मॉर्फिन का इंजेक्शन। मॉर्फिन जो है वो इमेटिक होती है, वो नॉजिया वॉमिटिंग बहुत ज्यादा करती है, तो उसको हमेशा एंटीमेटिक के साथ कंबाइन करके देते हैं, इंजेक्शन रेविनेट के साथ या इंजेक्शन मैक्सिलॉन के साथ। तो मॉर्फिन इज अ वेरी गुड सिडेटिव एंड एंजियोलिटिक, लेकिन उसको क्या कि हमेशा एंटीमेटिक के साथ मिलाकर ही देना है, उसके बगैर नहीं देना, अदरवाइज इट कैन कॉज नॉजिया एंड वॉमिटिंग। तो पेशेंट की पल्स को देखते रहना है, ब्लड प्रेशर को देखते रहना है, पल्स जो है वो 60 से कम ना हो, ब्लड प्रेशर जो है वो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी सिस्टोलिक से कम ना हो, इसके ऊपर उसको मेंटेन रखना है। ठीक है कि देखिए हम नाइट्रेट्स दे रहे हैं, इसमें बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। तो ब्लड प्रेशर और पल्स के ऊपर नजर रखनी है कि वो इससे कम ना हो। इसके अलावा हेपरिन हम क्यों देना चाहते हैं कि हम एंटीकोएगुलेशन करना चाहते हैं, ब्लड को थिन करना चाहते हैं, टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द, एक थिन जो ब्लड है वो ज्यादा ऑर्गन्स तक फ्लो करेगा, बजाय इसकी कि जो एक थिक ब्लड है, थिक ब्लड जो है उसका फ्लो कम होगा, थिन ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा। तो हेपरिन इसलिए देना चाहते हैं। एंटी प्लेटलेट्स, आपको याद है कि जब हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग है उसके ऊपर प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रही थी, तो अनस्टेबल एंजाइना हो रहा है। तो प्लेटलेट लोअरिंग ड्रग्स अगर हम देंगे तो उसकी वजह से हम चाहते हैं कि प्लेटलेट एग्रीगेशन ना हो। ठीक है, तो एंटी प्लेटलेट्स, लो प्लेट आपकी फैमिली में बहुत से लोग खाते होंगे, ठीक है, लो प्लेट जो ड्रग होती है। और इसके अलावा नाइट्रेट्स एंड बीटा ब्लॉकर्स आर मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, नाइट्रेट्स क्यों देना चाहते हैं, टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम। बीटा ब्लॉकर क्यों देना चाहते हैं, टू डिक्रीज द वर्कलोड ओवर द मायोकार्डियम। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में एज रिक्वायर्ड बाय द पेशेंट, अगर उसका ब्लड प्रेशर ही 60/100/60 है तो फिर जाहिर है हम उसको बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते। ठीक है, नाइट्रेट्स भी नहीं दे सकते, नाइट्रेट्स भी हर पेशेंट में इंडिकेटेड नहीं होती, लेकिन जिनका अनस्टेबल एंजाइना के साथ या एमआई के साथ उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा होता, उसमें फिर बड़ा अच्छा ये कंट्रोल करती है। वैसे इसकी कोई खास कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन हर पेशेंट में हर ड्रग तो नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है वो फर्दर वी विल प्लान रिवास्कुलराइजेशन, जब पेशेंट इसमें स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट का इफेक्ट हम देख लेंगे, तो उसके बाद उसकी एंजियोग्राफी अनस्टेबल एंजाइना में मस्ट है, टू नो अबाउट द इनसाइड कंडीशन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, कितनी ब्लॉकेज है, कितनी ओपन है, और क्या सिचुएशन है, ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम कितनी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और एकोकार्डियोग्राफी, नॉन इन्वेसिव, वेरी गुड इन्वेस्टिगेशन, उस पे इंजेक्शन फ्रैक्शन वगैरह ये सब चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन की जो ट्रीटमेंट है उसमें जनरल मेजर्स है और स्पेसिफिक मेजर्स है। ठीक है, जनरल मेजर जो आपने हर इमरजेंसी के पेशेंट के साथ करने होते हैं, ठीक है, या हर कार्डियो अनस्टेबल एंजाइना में भी आप ये सब चीजें कर सकते हैं। तो जनरल मेजर्स क्या है कि हॉस्पिटलाइजेशन प्रेफरेबली टू सीसीयू कोरोनरी केयर यूनिट, एक होता है आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट और ये क्या है सीसीयू कोरोनरी केयर यूनिट। ठीक है, तो क्योंकि हर पेशेंट जो है वो सीरियस है, कार्डियक इशू है, हर पेशेंट को एक मॉनिटर चाहिए, हर पेशेंट को अटेंडिंग नर्स चाहिए, हर पेशेंट को अटेंडिंग डॉक्टर चाहिए। ठीक है, तो ये एक वार्ड होता है जिसमें कोई 100 बेड जैसे हम इमरजेंसी में लगे होते हैं उस तरह से नहीं होता, 8-10 बेड होते हैं, 5 या 6 बेड होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के कितना स्पेस है। ठीक है, और अलग-अलग केबिन होते हैं ताकि पेशेंट जो है वो रेस्ट करे और एंजाइटी ना हो और उसकी कंडीशन जो है वो बेटर हो। लास्ट स्लाइड में आपने पढ़ाया है कि हम ये प्रोसीजर करेंगे, उसके बाद हम रिवास्कुलराइजेशन की तरफ जाएंगे। हाँ, तो अगर वो प्रोसीजर पूरा ही नहीं हो रहा, मतलब पेशेंट स्टेबल नहीं हो रहा, उसका बीपी भी नॉर्मल नहीं हो रहा और उसको साथ शुगर वगैरह भी या शुगर भी लो रह रही है, तो फिर हम क्या करें? पेशेंट को स्टेबल करके ही आपने कोई प्रोसीजर करना है, वो फिर कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि अगर बिल्कुल ही एंड स्टेज पेशेंट है तो उसमें कंसेंट लेके कोई रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। ठीक है, यानी मैम उसकी ज्यादा ही रिस्की कंडीशन है तो हम उसको नहीं ना, हाँ, पेशेंट को पहले आप स्टेबल करते हैं फिर आप उसके ऊपर कोई ट्रीट, क्योंकि देखिए फिर तो एक पेशेंट है वो वैसे ही बहुत उसकी जो हालत है वो डेंजरस है। ठीक है, उसकी वाइटल वो मेंटेन नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर आप कोई प्रोसीजर तो नहीं करने बैठ जाएंगे अनटिल अनलेस कि आपको लगे कि उस प्रोसीजर से कोई बेहतरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और अटेंडेंट्स भी, घर वाले भी इस चीज से एग्री करें, तो फिर आप विद इन्फॉर्म्ड कंसेंट उस चीज के लिए जा सकते हैं। लेकिन जैसे आगे मैं आपको बताऊंगी कि एमआई में हम जो है वो प्राइमरी बजाय जिसका पूरा ट्रीटमेंट आप सुन लें ना, तो फिर आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। तो हॉस्पिटलाइजेशन प्रेफरेबली टू कोरोनरी केयर यूनिट, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन इफ ऑक्सीजन सैचुरेशन इज लो, और पेशेंट को आपने एनपीओ रखना है फॉर फर्स्ट 4 to 12 आवर्स, नथिंग पर ऑरल।
एनपीओ क्या होता है, सर्जरी से पहले किया जाता है या सीवियर डिजीज में किया जाता है या पेशेंट जब अनकॉन्शियस होता है तब किया जाता है, क्योंकि जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है उसकी कफ रिफ्लेक्स नहीं होती, ठीक है। तो अगर उसके स्टमक कंटेंट्स वो वॉमिटिंग करे तो वो एस्पिरेट कर सकता है उसको, जो कि एक बहुत डेडली बात है। एस्पिरेट करने का क्या मतलब है कि सांस के साथ वो वॉमिटर्स को अपने लंग्स में ले जाता है। अब जो वो उसमें HCl है और जो उसमें बैक्टीरिया है गट के अगर है तो वो जो है लंग के लिए तो नॉर्मल चीज नहीं है ना, तो केमिकल न्यूमोनाइटिस होता है बहुत सीवियर और इसकी मोर्टेलिटी भी बहुत हाई है। तो एस्पिरेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम पेशेंट को एनपीओ रखेंगे या क्लियर फ्लूइड्स पे रखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन फॉर द फर्स्ट 4 to 12 आवर्स, ठीक है, ड्यू टू रिस्क ऑफ वॉमिटिंग एंड एस्पिरेशन, ठीक है। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट टू डिक्रीज द कार्डियक वर्कलोड और उसकी एंजाइटी को एलिविएट करने के लिए टैबलेट Xanax 0.5 mg, सो जाता है मरीज इससे, या फिर इंजेक्शन मॉर्फिन, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ठीक है। स्पेसिफिक थेरेपी में क्या है कि सबसे पहले तो हम पेन रिलीफ करना चाहते हैं ना, किन किन चीजों से पेन रिलीफ होगी, ऑक्सीजन से। इस्कीमिया है ना, पेन हो क्यों रही है, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से। तो जब हम ऑक्सीजन सप्लाई देंगे तो पेन इस्कीमिया विल रिस्पॉन्ड, इस्कीमिक पेन विल रिस्पॉन्ड। बीटा ब्लॉकर्स पेन को कम करते हैं, कार्डियक वर्कलोड को जब कम करेंगे पेन को कम करेंगे। नाइट्रेट्स व्हेन इट दे ओपन अप द ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, दे डिक्रीज द पेन, ठीक है। इसके अलावा मॉर्फिन। तो ये 4 मोडेलिटीज हैं जिनसे हम पेन के इशू को एड्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा हमने क्या करना है, एस्प्रिन फर्स्ट डोज जैसे ही एज सून एज कि आपको लगे कि एमआई हो सकता है तो आप 300 मिलीग्राम एक टैबलेट एस्प्रिन जो है घर में है अदरवाइज कहीं से लेके उसको जरूर दे दें, ठीक है। उसके अलावा जो है 75 mg वाली एस्प्रिन को क्या कहते हैं, किस नाम से आती है, लोप्रिन के नाम से, आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग लेते होंगे लोप्रिन 75 mg। 75 से लेके 300 mg डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कितना सीरियस है उतनी डोज पे डालते हैं, या कितना टॉलरेट कर सकता है उतनी डोज पे डालते हैं। उसके अलावा नाइट्रेट जो है वो सबलिंगुअल नाइट्रेट एमआई में भी दे सकते हैं, जैसे हम स्टेबल एंजाइना में दे रहे थे, अनस्टेबल एंजाइना में दे रहे थे, इसमें भी दे सकते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करना है कि आर्टीरियोलर एंड वीनस डायलेटेशन करनी है, इंक्रीज करनी है कार्डियक। देखिए अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं ना कि इंफाक्ट तो हो रहा है लेकिन उसका साइज कम से कम हो, ठीक है, और उसकी वजह से कार्डियक डैमेज जो है, कार्डियक टिश्यू जो डेड हो रहा है वो कम से कम नुकसान तो हो रहा है लेकिन उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नाइट्रेट्स अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब होंगी, जब पेशेंट ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन कर रहा। तो अब एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा, उसको आप कोई ऐसी ड्रग कैसे दे सकते हैं जो फर्दर बीपी को डिक्रीज करती है। नाइट्रेट्स इतना ब्लड प्रेशर को नीचे नहीं करती, लेकिन बात यह कि पेशेंट अपने प्रेशर मेंटेन अगर नहीं कर रहा तो फिर आप नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन जिन पेशेंट्स का हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है साथ, ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर 160 110 है तो उसको तो कम करना है ना, हमने तो लेके आना है अराउंड 160 पे, तो उसको फिर आइसोकिट की इन्फ्यूजन, इसमें होती है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इंजेक्शन, आइसोकिट की इन्फ्यूजन उसे स्टार्ट की जाती है इफ इंडिकेटेड, जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर हाई होता है उनमें दी जाती है। बीटा ब्लॉकर्स के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को जो पेशेंट मेंटेन रख रहा है उस पर नजर रखते हुए हम 3 डोजेस दे सकते हैं। मीटोप्रोलोल जो कि एक बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर के क्या क्या फायदे हैं, ये इंफार्क्ट साइज को कम करता है, ये कार्डियक रप्चर, अब देखिए एक जगह है वहां से मायोकार्डियम हो रही है डेड, ठीक है, ये जो मायोकार्डियम यहाँ पे इंफार्क्ट बन रहा है इसके साइज को कम करते हैं बीटा ब्लॉकर्स, इसके कार्डियक रप्चर के रिस्क को कम करते हैं बीटा ब्लॉकर। कार्डियक रप्चर का क्या मतलब है कि ये जो जगह है यहाँ पे जो मायोकार्डियम है वो डेड हो रही है, तो हार्ट तो कॉन्टिन्यूसली अपना काम कर रहा है, बाकी जो पोर्शन है हार्ट का वो अपना काम कर रहा है, तो इसके ऊपर जब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा ये रप्चर भी तो हो सकता है, ठीक है। तो कार्डियक रप्चर के रिस्क को कम करते हैं बीटा ब्लॉकर्स, इंफार्क्ट साइज को कम करते हैं, और जो है इनके क्या फायदे हैं, दे डिक्रीज द पेन, ठीक है, डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड, डिक्रीज पेन, डिक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियक रप्चर, डिक्रीज इस्कीमिक चेस्ट पेन एंड डिक्रीज द इंफार्क्ट साइज। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, मीटोप्रोलोल है ड्रग का नाम, इंजेक्शन लो प्रेशर के नाम से आती है, एनेस्थीसिया में बहुत यूज होता है, और 5 mg जो है आईवी 3 डोजेस दी जा सकती है, ठीक है, और 3 डोजेस दी जा सकती है, लेकिन हार्ट रेट पे नजर रखते हुए कि वो 60 से कम ना हो, और ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक पे नजर रखते हुए कि वो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम ना हो। इसके बाद फिर इसकी ओरल मेंटेनेंस डोज पे पेशेंट को डाल दिया जाता है। तो
अभी तक हमने क्या पढ़ा, पेन रिलीफ कैसे करना है, एस्पिरिन कैसे देनी है, नाइट्रेट्स किस तरह देनी है और बीटा ब्लॉकर्स की क्या क्या बेनिफिट्स हैं और वो किस तरह देनी है। नेक्स्ट हमारा है थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। थ्रोम्बस जो क्लॉट बना हुआ है, क्या कोई ऐसी ड्रग है कि पेशेंट हमारे पास टाइमली प्रेजेंट करे तो हम उसको वो दे दें विद इन 24 आवर, 72 आवर्स की विंडो होती है, लेकिन जितनी जल्दी पेशेंट प्रेजेंट करे उतनी जल्दी अगर दे दिया जाए तो उसके फायदे हैं। ठीक है, कि क्लॉट ब्रेकिंग, थ्रोम्बो मीन थ्रोम्बस क्लॉट और लिटिक मीन ब्रेक डाउन करने वाली ड्रग। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी में हमारे पास क्या ऑप्शंस है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टीपेज। ठीक है, आप एमआई के पेशेंट को लेके जाए ना तो वो आपको कहेंगे एसके लगने का टाइम है या एसके लगने का टाइम गुजर गया है या व्हाटएवर। ठीक है, उसका क्या मतलब होता है कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जिस विंडो में देनी थी पेशेंट ने उसमें प्रेजेंट किया कि नहीं किया, आप उसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन ये भी कोई ऐसी जादुई ड्रग नहीं है कि ये दी और क्लॉट टूट गया और सब ठीक हो गया, नहीं। इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, ये हर पेशेंट को नहीं दी जा सकती, इसकी बहुत सारी कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो उनको देखते हैं। ठीक है, किडनी डैमेज वाले पेशेंट्स को नहीं ले सकते। आपने देखा था कि पीछे जब हमने पेशेंट को इन्वेस्टिगेट किया था, जब वो एमआई या अनस्टेबल एंजाइना के साथ आया था, तो हमने उसके एलएफटीज आरएफटीज कराए थे। मैंने आपसे कहा था कि हमें उसे बहुत सी ऐसी ड्रग्स देनी पड़ सकती हैं जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमें बेसलाइन स्टेटस ऑफ द लिवर एंड किडनी पता हो कि किडनी उसको मेटाबोलाइज कर सकता है कि नहीं, सॉरी लिवर उसको मेटाबोलाइज ड्रग को कर सकता है कि नहीं, हेपेटाइटिस तो नहीं पेशेंट को, और किडनी उसको एक्सक्रीट कर सकता है कि नहीं, उसका पहले ही जीएफआर लो या उसको कोई किडनी का इशू तो नहीं चल रहा, रीनल डैमेज तो नहीं चल रहा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज और एल्टीपेज आर द ऑप्शंस। एल्टीपेज कह लें या रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर कह लें, इन दोनों में से एक जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो एंटीकोएगुलेंट जो है वो आफ्टर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी एस्पिरिन पे डालते हैं, एस्पिरिन कंटिन्यू रखते हैं जिन पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता है, लेकिन जिनको एल्टीपेज मिलता है उनको हेपारिन फर्स्ट 24 आवर्स के साथ, फर्स्ट 24 आवर्स में हेपारिन से एंटीकोएगुलेट करके रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये देखें जो आपने बात की थी ना कि पेशेंट स्टेबल नहीं है तो हम उस पर प्रोसीजर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये है कि वो क्या कह रहा है कि प्राइमरी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन इज सेफर ऑल्टरनेटिव टू थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। उसको करने से बेहतर है कि हम, लेकिन मैं बताऊं ये फैसिलिटीज मिलती नहीं, आप जो मर्जी करें, आप अच्छी से अच्छी उसमें पहुंच जाए। बाकी बात ये है कि फिर आपका कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा। हमारा तो जो अपना नॉलेज है उस फील्ड से बाहर है ना, बुकिश नॉलेज है, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज है। ठीक है, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि विच पेशेंट इज कैंडिडेट फॉर विच मोडालिटी। ठीक है, तो इसमें ये है कि वो कह रहा है कि उसकी बजाय बेहतर है कि पेशेंट जो है वो इमरजेंसी में, अच्छे फैसिलिटी में, पीआईसी में, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, नेशनल हॉस्पिटल में, जहाँ बहुत अच्छी कैथ लैब है, जहाँ बहुत अच्छा कार्डियक थिएटर है, हर चीज डॉक्टर्स और इक्विपमेंट अवेलेबल है, वहां पेशेंट पहुंच गया, तो बजाय स्ट्रेप्टोकाइनेज देने के उसकी उसी वक्त वो करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो स्टेबल नहीं है तो फिर इट डिपेंड्स करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि उसको एक पेशेंट जो है उसकी डेथ हो रही है, तो अब प्रोसीजर से वो रुक तो नहीं जाएगी, हो सकता है कि उसमें भी उसकी जो डैमेजिंग प्रोसेसेस चल रहे हैं, इंफार्क्ट, साइज, कार्डियक रप्चर जो होना है वो तो होता है, इसके दौरान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फिर एक हाई रिस्क बन जाता है और इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, कि कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि ये करना है या नहीं करना, लेकिन अगर पेशेंट स्टेबल है और उसको जो है वो एमआई उसका ट्रॉपी वगैरह पॉजिटिव है, इसीलिए चेंजेस उसके हैं, पेशेंट स्टेबल है तो आप प्राइमरी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अनस्टेबल है तो फिर विद द कंसेंट ऑफ, वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल डिसीजन होगा अटेंडेंट्स का या पेशेंट का भी साथ में, अगर वो इतने उसमें है तो, और डॉक्टर्स। ठीक है, क्योंकि वो फिर एक बहुत हाई रिस्क चीज बन जाती है ना, पेशेंट अपने जो नेचुरल प्रोसेस, जो डिजीज प्रोसेस चल रहे हैं उससे भी उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, प्रोसीजर तो इस तरह का नहीं है, इस प्रोसीजर में तो डेथ रिपोर्टेड जो है वो बहुत ही कम डेथ रेट रिपोर्टेड है कि पेशेंट कंट्रास्ट का रिएक्शन हो जाए या ये वो, बहुत 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 कम रिस्क है। लेकिन फिर मैं आपसे ये कहूंगी कि सर्जरी है, प्रोसीजर है, उनमें कुछ हो सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि पेशेंट के जो अपने डिजीज प्रोसेस है उनकी वजह से हो जाए और बढ़ जाए प्रोसीजर पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इन्फॉर्म कंसेंट हमेशा आपको क्यों कहा जाता है कि काउंसलिंग क्यों कहा जाता है कि आप मरीज के साथ जो भी करें उसे बता के करें, उसके प्रोज एंड कॉन्स, रिस्क फैक्टर्स डिस्कशन करके, काउंसलिंग करके फिर करें, अंधों की तरह ना। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। आपका क्वेश्चन कोई? नो क्वेश्चन?
मैम वैसे ये बात है कि जो प्रोसीजर हम करते हैं बात तो प्रोसीजर ठीक हो जाता है, लेकिन जो मेडिकेशन यूज करते हैं बात वो फिर डेंजरस हो जाती है। मैं हाँ। मानूं कि जो ना सर्जरी हुई थी, बाईपास हुआ था, वो 9 आवर्स की उनकी सर्जरी थी, लेकिन वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई थी। क्या एज थी उनकी? मैं बोलती हूँ कि 70 हो, तो उनकी 68-70, तो फिर कहते हैं उनकी सही होगी, सर्जरी वगैरह ठीक हो गई थी, लेकिन ना हेपरिन की थोड़ी सी डोज ज्यादा हो गई थी, इसकी वजह से ना उनका ब्लड थिन हो गया था और नोज से आती है से हर जगह से ब्लीडिंग होने लगी थी, यानी ब्लड बहुत थिन हो गया था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। यही ना कि अगर मतलब एक प्रोसीजर है तो उसको जरूरी नहीं कि अगर डॉक्टर ने कह दिया तो हम पे फर्ज हो गया कि हमने वो जरूरी अपने करना है। जैसे देखें कई पेशेंट जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके लिए वो क्या कहते हैं कि इनकी जो है ना वो सर्जरी आप करवाएं या ना करवाएं, बचना तो इन्होंने नहीं है। तो आप अगर साइटोडिडक्टिव सर्जरी स्टेज 4 में भी जो सर्जरी करते हैं उसको क्या कहते हैं, साइटोडिडक्टिव सर्जरी, कि यानी जो ट्यूमर लोड है उसको थोड़ा कम कर दें तो कीमो रेडियो मोर इफेक्टिव होगी। लेकिन उसने पेशेंट ने उससे बचना तो नहीं है ना, ठीक है, पेशेंट ने ठीक नहीं हो जाना, तो वो फिर अटेंडेंस का इन्फॉर्म्ड चॉइस होती है कि दे नो इट कि इस कंडीशन में सर्जरी बहुत हैजर्डस है, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो इसके जो है फायदे हैं या पेशेंट की थोड़ा लाइफ स्पैन थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे देखें जो यूट्राइन कार्सिनोमा होता है उसमें स्टेज 4 में भी हिस्टेक्टमी की जाती है। हिस्टेक्टमी क्या है, यूट्रस की रिमूवल की जो सर्जरी, तो वो स्टेज 4 में भी क्यों, क्योंकि पेशेंट ब्लीड कर करके तो नहीं मरेगा ना, कितनी मिजरी है कि वो एक तो मर रहा है और ऊपर से ब्लीड कर रहा है, ठीक है, और यूट्रस से। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर स्टेज 4 में भी एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा एक ऐसा कार्सिनोमा जिसमें आप स्टेज 4 में भी सर्जरी कर देते हैं ताकि पेशेंट मरे तो हो सकून से, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं इन्फॉर्म चॉइस। तो डिफरेंट फील्ड के जो डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं उनके डिफरेंट रिस्क होते हैं और डेथ रेट्स होते हैं, जो कि सर्जरी से पहले डिटेल में डिस्कस भी करने चाहिए और 2-3 लोगों से ओपिनियन भी लेनी चाहिए। फिर भी आप पे फर्ज नहीं है कि आपने ये ट्रीटमेंट जरूरी कराना है, उससे कोई हमें सवाब नहीं मिलेगा। वैसे भी अगर एज 80 के करीब हो तो फिर तो वैसे ही बहुत ज्यादा रिस्क है। देखो जिस बंदे को अल्लाह ताला ने इतनी जिंदगी अच्छे तरीके से दे दी है, अब वो अगर ना भी करवाए, मतलब मैं ये नहीं कह रही आपको, देखो आपको लगा कि वो बेहतरी हो जाएगी उनकी, ये भी लोग कहते हैं देखिए ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ज्यादातर लोगों को बहुत फायदा होता है, कहते हैं कि हार्ट नया हो जाता है बाईपास से, मतलब वो सारा जो डैमेजिंग वो क्या उसे कहते हैं कि मतलब जो जो एरिया डैमेज है उसको वो बाईपास कर देते हैं, तो बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। एक चीज हर पेशेंट पे एक सिनारियो तो फिट नहीं बैठता ना, तो पेशेंट वेरी करता है। तो एक अगर ओल्ड एज में बंदा है तो उसको जो उसने पहले अपनी लाइफ अच्छी गुजारी है, लोग नहीं भी कराते हैं एंड दे स्टे वेल, ठीक है। तो ये फिर आप 2-3 लोगों से ओपिनियन लेके सोच समझ के, जल्दी जो है वो शैतान का काम होता है। बाकी ये कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिस तरह होना था वो उस तरह ही हुआ है, और अब इंसान कहे कि मैं ये कर लेता तो मैं वो कर लेता, हर मुसलमान का अकीदा होना चाहिए कि ये ऐसे हुआ है तो ये ऐसे ही होना था। इसके अलावा अगर वो किसी और अकीदे पे मरेगा तो वो ईमान पे उसका फातिमा नहीं हुआ। यानी कि अब जो हो गया है ना, हमने तो अपनी तरफ से यही चाहा ना, आपने यही चाहा, मैंने किसी चीज में यही चाहा कि बेहतरी हो जाए। मेरी नीयत तो यही थी ना कि मेरा घर का जो मेरा फैमिली मेंबर है वो सेहत और अच्छी जिंदगी गुजारे, मैंने तो कोई स्टेप इसलिए लिया, लेकिन उसका नतीजा फिर क्या, और अल्लाह का नाम लेके लिया, लेकिन उसका फिर नतीजा क्या निकला, पूरी कोशिश करने के बाद अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला तो वो अल्लाह की रजा है, ठीक है। तो ये बात होती है, हमेशा सेकंड ओपिनियन लेते हैं, हमेशा जो है वो बड़ा बड़ा स्टेप जो है वो सोच समझ के उठाते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रोफेशन में हैं कि फैमिली हमसे पूछती है, हमें इन चीजों में आगे करती है, डिसीजन मेकिंग में शामिल करती है वगैरह वगैरह, ठीक है। मिड का सिलेबस आपके ये आज 8th लेक्चर है आपका, 10 लेक्चर्स तक इंशाल्लाह। की कोई डेट फाइनलाइज हुई है, डेट शीट अपलोड हाँ बेटा, वो तो आपके वैसे ही तैयार है ना, फिर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आपका सिलेबस कम किया जाए ना उसमें फिर इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, उसमें फिर देखिए मेरे पास 400 स्टूडेंट है, उसमें से 100 मुझे जरूर पूछेंगे कि क्या ये लेक्चर नहीं है, क्या ये है, और ये तो नहीं थे, कौन से लेक्चर नहीं है, क्या फर्स्ट ही नहीं है या लास्ट ही नहीं है या दरमियान वाले 3 नहीं है, तो प्लीज मैं उस मैस में नहीं पढ़ सकती। आपका एक लेक्चर कम किया जाए तो वो टीचर के लिए अजाब बन जाता है, ठीक है। तो आपके तो क्विज में आपका इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है तकरीबन सबका, सिवाय जिनकी लेट सबमिशन है, तो